Hello and welcome viewers. You're watching Business World. I'm Bhupendra Pantola. I have with me Sarvesh Mishra, spokesperson Aam Aadmi Party. First of all, Mishra ji, welcome to Business World. Thank you. India is a vibrant country. You know, the demography shows that we have youth-oriented economy. But somewhere, if we compare the skill requirement, because the youth is very much educated, but when it comes to the skill, there is a gap which sometimes impede the employability of the youth. What are the government's initiative over the skilling youth? What all government has done so far? इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो इसकी ब्यूटी है। कहीं भी किसी भी लेवल पे वो कहीं नहीं कि हमें डिग्रेड करता है, हमें अपग्रेड करता है। आपको इंडिया में सब कुछ मिलेगा, वास्ट कल्चर, फूड, जितना भी चीज़ है, लैंग्वेज, म्यूज़िक, सब कुछ मिल सकता है। जो स्किल की बात हो रही है, तो स्किल भी अलग अलग तरीके की स्किल्स पूरे इंडिया में है। बहुत ही स्किल्ड लोग हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा स्किल्ड और बेहतर लोग आपको इस देश में मिल सकते हैं। उनको काम क्या है कि जो हमें बड़ा एक अम्ब्रेला चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, उनको अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पा रहे। और ये काम करने का देखिए अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस देश में चल रही हैं, बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल विल है, जो सरकारों को करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं, जो बड़े लेवल पे। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक और दो व्यक्ति जो कर सकता है, सरकारें ऐसे लाखों पर्सनस के बराबर कर सकती हैं। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि हमारे देश के नेता ऐसे हैं कि वो हमारे देश की जनता को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अगर वो चाह दें तो इसकी पब्लिक में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, यहाँ के ज़्यादा इतने एबल हैं कि वो इस कंट्री को नंबर 1 बना सकते हैं। और इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि मेक इंडिया नंबर 1। मेक इंडिया नंबर 1, हेल्थ में अच्छा, एजुकेशन में अच्छा, ट्रांसपोर्ट में अच्छा। आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंडिया रूल करता है। पूरे दुनिया को, यहाँ के गाँव से लेकर शहर तक के इंजीनियर्स पूरी दुनिया को चला रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ से लीड की जा रही हैं, मतलब बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉयर्स हैं। अब हमें थोड़ा इस सिस्टम को रोटेट करना है। हमें नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी मांगने वाला नहीं। और ये काम गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, क्योंकि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी, लोगों को एक सेफ्टी की इन्वायरमेंट, लोगों के सिक्योरिटी, ये सब काम सरकार कर सकती हैं। और दूसरी पार्टीज़ भी, हमारी पार्टी, सब लोग आगे आके कर भी रहे हैं। इस पर पॉजिटिव चेंजेस देखने को हैं। अगर हम सस्टेनेबल अप्रोच देखें दिल्ली गवर्नमेंट की, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, स्पेशली अराउंड वेस्ट टू रिसोर्स जनरेशन? यू कैन कमेंट ओवर दैट। देखिए, वैसे दिल्ली में जो ट्रिपल लेयर की गवर्नमेंट है, उसमें बेसिकली ये काम आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास, जिसमें अभी रिसेंटली हमारे पास है। अब वेस्ट टू एनर्जी के इसमें कई मीडियम्स चल रहे हैं। आपने दिल्ली में जो लैंडफिल्स हैं, जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, उसको हमने टारगेटेड टाइम में ख़त्म करने को बनाया है। और जो पूरे दिल्ली से कूड़ा इकट्ठा होता है, कैसे उसको रिसाइकिल करके हम इस्तेमाल करेंगे, उसका हमने एक प्रोजेक्ट दिया है। और टारगेटेड में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बताया है, हमारी मेयर शैली जी, उन्होंने बताया कि इसको हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि आने वाले जो समय की समस्या है, कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर आज इसको हम डील नहीं करेंगे। तो आज न्यू वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और इसको हम कर भी रहे हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, वेस्ट टू एनर्जी पार्क बना है दिल्ली में, आप विजिट कर सकते हैं। उसमें जितना सब कुछ बना है वो सब कुछ वेस्ट से बना है, और वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो आप सिंपल सी चीज़ें देखिए ना, कि वो चीज़ें जो कूड़ा था, इसके आसपास से लोग गुजरते नहीं थे, बदबू आती थी, उससे वेस्ट टू एनर्जी पार्क बन चुका और उसको लोग देखने जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल है, इस तरीके के ढेर सारे इनिशिएटिव्स और आ रहे हैं और हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मेरा एक अनुरोध आपसे ये रहेगा कि जो लैंडफिल्स रहते हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी गाजीपुर में भी कहीं ना कहीं आग लगते रहता है, वहाँ पे लोगों की डेथ भी हुई है कुछ दिन पहले। जल्द से ही आपको जी। अगर इंडिया एज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने COP26 पे काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स सेट किए थे इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबिलिटी, द इन्वायरमेंट effectiveness that we require, उस पे आपको क्या लगता है, how efficiently are we working, are these goals feasible enough? आपको क्या लगता है, कैसे काम करें? हमारे देश में सबसे बेहतर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और उसका सबसे गंदा इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। अच्छा। कहीं ना कहीं से वो रेड टेपिज्म है, अच्छे नेताओं की कमी है, उस तरीके से। और ये अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं, हमने देखा है। तो उसका इफेक्ट इन सब चीज़ों पे हम टारगेट लेते हैं। डॉक्टर कलाम ने भी एक 2047 का टारगेट लिया, इंडिया को बताया कि आने वाला भारत जो हमारा देश है वो कैसा होगा।
लेकिन कहीं ना कहीं से उसकी प्रोग्रेस इन सब चीज़ों से रुक जाती है। प्लस न्यू वर्ल्ड में अच्छी ये टेक्नोलॉजी हैं, इतनी चीज़ें हैं कि मुझे उम्मीद है कि हम उन टारगेट्स की तरफ पहुँचेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल एरा है और हम ग्लोबल एरा में हैं, तो हमें इन सब टारगेट्स को अचीव करना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी, और जैसे आपने कहा अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए गवर्नमेंट की इस पे। मैं आपको जो दिल्ली गवर्नमेंट का अप्रोच है, फंडामेंटल शुड बी फ्री, एजुकेशन, हेल्थ, इस पे आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा कि इस पे कितना काम हो रहा है। और बहुत लोग ये भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि रेवड़ी और फ्रीबीज़ वाली बात भी आती है इस पे। तो आपको लगता है कि ये एज ए सस्टेनेबल मॉडल, बिजनेस मॉडल भी करके आएगा, कहीं वो इकोनॉमी पे कहीं बैकफायर ना कर जाए? आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, देखिए, ये इकोनॉमी पे पहले बैकफायर नहीं करेगा, इसका एग्जांपल तो दिल्ली सरकार है। जो 25,000 सीआर पे का बजट था दिल्ली में जब हम सरकार में आए, अब 74,000 सीआर का बजट है। तो इकोनॉमी पे तो कहीं ना कहीं सही नहीं कर रहा। मैं जो हमारे नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो समझाते हैं कि आप मॉडल को समझना होगा। आप इकोनॉमी को इकोनॉमी के साथ ही देख सकते हैं। तो इकोनॉमी तो ये दिख रही है कि बजट 25,000 करोड़ पे मिला था, अभी हम 74,000 करोड़ पे हैं, 74,000 करोड़ पे। अब इनको दूसरी चीज़ें भी देखिए। जब इंसान पैदा होता है उससे लेके मरने तक वो टैक्स देता है, सुबह से लेके शाम तक टैक्स देता है। तो इसमें फ्री तो कुछ है ही नहीं है, ये लोगों का ही पैसा है, लोगों ने टैक्स में दिया है और सरकार उनको दे रही है। और ये मैं पूछना भी चाहूँगा लोगों से, क्या सरकारों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोगों को बिजली, पानी, ये बेसिक एमिनिटीज़ मुहैया कराएं? अब आप खुद सोच के देखिए, हवा, आप सरकार कहने लगे ना हम हवा के भी पैसे लेंगे, ये उसी तरीके नेचुरल रिसोर्सेस, ये जो चीज़ें हैं लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं, जीवन जीने की ज़रूरतें हैं, तो सरकार उसको कर रही है और लोगों में पसंद आ रहा है। दूसरी सरकारें हमारी पार्टी के अलग भी इनको अपना रही हैं और ये खुशी की बात है। ये हमारा मॉडल भी था कि जो भी हमारा अच्छा काम है उसे करिए। अब कोई बच्चा सिर्फ गरीब घर में पैदा हुआ इसलिए वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, ये कैसी सी बात है? मतलब सरकारों का काम ही है कि जिनको भगवान ने कम दिया है उनको संविधान में, कानून में ज़्यादा दिया जाए, और वही हमारी सरकार का मॉडल भी है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको इसको बताता हूँ, आप एक एग्जांपल से समझिएगा। एक विजय कुमार 16 साल का बच्चा है, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उस बच्चे ने हमारे एक सरकारी योजना आई कोचिंग इंस्टीट्यूट की, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से चलती है। उस योजना में उसने कोचिंग किया और उसका आईआईटी में एडमिशन हुआ, और उसी आईआईटी में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का बच्चा भी पढ़ता है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि मुझे गर्व की बात है कि मेरा बेटा और एक दर्जी का बेटा विजय कुमार दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये सब जो बड़े अपलिफ्टमेंट का काम है वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। छोटे छोटे अपलिफ्टमेंट्स और बहुत अच्छे प्रयास एंटरप्रेन्योर्स, ऑर्गेनाइजेशन सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जब तक सरकारें अच्छी नहीं होंगी तब तक इन अच्छे लोगों का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। जी, आपने सही कहा। और अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे केजरीवाल जी ने कमेंट भी किया था कि वन नेशन वन एजुकेशन शुड बी द प्रायोरिटी ओवर दिस। डेफिनेटली। अगर आपने हवा की बात की, दिल्ली का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म रहता है वो रहता है कि कहीं ना कहीं इट्स ए गैस चैम्बर, चाहे वो जियोग्राफिकली आप उसको दोष दीजिए या फिर स्टबल बर्निंग के कारण। अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, अब क्या लगता है कि कितना रिड्यूस हुआ है, कितने एयर प्योरीफायर्स लगे हैं, उसका किस तरीके से एफिशिएंटली कितना काम कर रहे हैं? ठीक है, जो भी हमारी कोशिशें हैं उसको हम ट्रांसपेरेंटली पब्लिक के सामने रखते हैं। जब हवा ख़राब होती है, जब मॉडरेट सिचुएशन में आती है, जब अच्छी हो जाती है, तो अभी इधर के कुछ टाइम टेन्योर में अब इन सब चीज़ों पे अच्छे प्रयास होने लगे हैं, और उम्मीद है कि सब लोगों के मिलजुल के एक अच्छे प्रयास से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हवा ना मेरा और आपका किसी का इंडिविजुअल नहीं, इससे नुकसान सबका है। तो हम सब लोग मिलके काम करेंगे, और सबकी प्रायोरिटी भी है, क्योंकि ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, इसमें देश का मजदूर भी रहता है, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी रहते हैं। तो सब लोग मिलजुल के हम लोग इसको समाधान कर लेंगे। आखिरी कमेंट चाहूँगा आपसे, एम्पावरिंग पॉलिसीज़ कितनी रही है दिल्ली गवर्नमेंट की, कौन सी रही है, और किस स्ट्राटा को एड्रेस करते हैं? वो यूथ है, उसमें कौन सा एज ग्रुप है, अगर उससे थोड़ा सा आप बता सकें तो। ठीक है, दिल्ली सरकार की मैक्सिमम जो पॉलिसीज़ मिलेंगी आपको, वो लोगों को एम्पावर करने के लिए मिलेंगी, पब्लिक पार्टिसिपेटरी सिस्टम के थ्रू उनको मिलेंगी। अब मैं कई एग्जांपल्स देके आपको बताता हूँ। हमारी फ्री बस की पॉलिसी है। फ्री बस में हम कहते हैं कि जो भी महिलाएं बस में चलती हैं उनसे 1 भी रुपये नहीं लेना। अब इन महिलाओं को एम्पावर कर रहा है, घर से बाहर निकलिए, बाज़ार में आइए। कोई बच्ची है जो कोचिंग पढ़ने जा रही है, उसके भाई को कोचिंग पढ़ने दिया जाता है, कहता नहीं हम 2 बच्चों की जाने की ट्रैवल फीस नहीं दे सकते जो पैसे लग रहे हैं। तो उसमें बहनों के लिए होता है कि चलो तुम्हारे लिए एक
ये योजना है, इसके थ्रू तुम जाओ। काम वाली जो आशा बहनें हैं, जो काम करने के लिए जो दीदी आती हैं, उन लोगों के लिए सुविधा है कि आपको अगर 4,000 कहीं मिलते हैं बर्तन मांजने के, तो 1,000 रुपये आपके जाने आने में बच गए। इससे आपकी एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बढ़ गई। और आप जैसे महिलाएं जब बाज़ार में जा रही हैं, कुछ भी सामान खरीदती हैं तो बाज़ार बढ़ता है। जब बाज़ार बढ़ेगा तो प्रदेश बढ़ेगा, इकॉनमी बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। ये सिस्टम ही है। कई चीज़ें, अब आप बिज़नेस का लीजिए। हमने दिल्ली में पहले टैक्स राज बहुत था, लोगों पे हर रोज़ सेल्स टैक्स की रेड मारो, इनकी रेड मारो। हमारी सरकार आई, मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा, हमने 2-3 ऐसी पॉलिसीज लाई। हमने कहा कि आप ईमानदारी से टैक्स दीजिए, हम कोई टैक्स राज आप पे नहीं लाएंगे। आप लोगों का लोग उन्हीं जो व्यापारी थे वो उन्होंने टैक्स देना शुरू कर दिया, उन्हीं ट्रेडर्स ने। और दिल्ली का टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो गया। इसको हमने लोगों के सामने रखा कि देखिए टैक्स राज हमने हटाया, लोगों से कहा आप ईमानदारी का सिस्टम लाइए, आप टैक्स दीजिए, वो बढ़ा। अभी एक बच्चों का मैंने उदाहरण भी दिया प्रोग्राम में, जो मैंने आपको बताया बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम, जिस पे हमने कहा गवर्नमेंट ट्रस्ट पे चलती हैं, वो अपने लोगों पे भरोसा करेंगे क्योंकि उन्हीं का पैसा उन्हीं के लिए काम करना है। सरकार किसी अपनी प्राइवेट कंपनी नहीं जो अपने लिए काम करेगी, लोगों के लिए करती है। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों को फंड किया और कहा कि आप ये पैसे लीजिए और छोटे छोटे स्टार्टअप बिजनेस ग्रो करके दिखाइए। दिल्ली सरकार का एक बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम है, जो कि आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम देखते होंगे, शार्क टैंक, उस तरीके का एक प्रोग्राम है। सभी नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट भी आप यूट्यूब और सब जगहों पे देख भी सकते हैं। इसमें दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जिनके पास भी अच्छा बिजनेस आइडिया है, उसको सरकार फंड करती है। और इसको हर साल हम अपने एनुअल बजट में रखते हैं। स्कूली बच्चे, वो बच्चे आप ये समझिए जो कभी जिनको घरों से हो सकता है 500 रुपये भी ना मिले, उसको सरकार कहती है हम तुम्हें लाख रुपए दे देंगे, तुम बताओ क्या अच्छा काम करना चाहते हो। तो ये सरकार और सरकार की जो जनता है, इन दोनों का आपसी भरोसा है कि आप कुछ अच्छा काम करोगे तो हम आपको करेंगे। और उस बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के थ्रू ढेर सारे बच्चे अपने अच्छे अच्छे कामों और आइडियाज़ को लेकर और आज सफल हैं। वो फंड भी लिया और उन्होंने इस दिल्ली में और कई जगहों पर उसके एग्जीबिशंस भी लगे। आप ये समझ सकते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जानते होंगे, ट्रेड फेयर में उनकी एग्जीबिशंस लगी हैं। दिल्ली सरकार के बच्चे जाके वहाँ दिखा रहे हैं कि ये हमारा आइडिया, हमको दिल्ली सरकार ने फंड किया। तो यही सब एक गवर्नमेंट के चेंजेस हैं जो हम लेके आए हर एक फील्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।